डालेंगे तो कर दीजिए। लीजिए, उस पे नहीं जाएगी, हो सकता है कि यूट्यूब पे ये क्लास चली जाए। तो देखो जैसे मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बक क्वाइल बूस्ट क्वाइल होती है, बक सर्किट बूस्ट सर्किट होते हैं, लेकिन ये किसी को नॉलेज नहीं है कि सर्किट वोल्टेज बक करता है या बूस्ट करता है या फिर क्वाइल वोल्टेज को बढ़ाती है। यही बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन अगर उनको बाय प्रैक्टिकल समझाया जाए, सिखाया जाए, तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। नेटवर्क सेक्शन सबसे टफ होता है। रिपेयर करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं सर डीएसओ तो है लेकिन उसकी सेटिंग नहीं पता है, डीएसओ तो है लेकिन उस पे क्लॉक को चेक नहीं कर पाते। एक छोटा सा कंपोनेंट हमारा क्रिस्टल है, लेकिन अगर उसको भी चेक करने की बात आए तो उसको भी लोग अच्छे से चेक नहीं कर पाते, क्योंकि वो सही प्रोसेस आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमें क्लॉक्स को चेक करना है। अच्छा, कुछ नए स्टूडेंट होते हैं जिनको सीपीयू रिवॉल्व करना नहीं आता, पावर आईसी रिवॉल्व करना नहीं आता है, कैसे बॉल को क्लीन करना है, कैसे सीपीयू को उठाना है। तो 1-2 दिन की वो बेसिक ट्रेनिंग भी हम देंगे, जिसके माध्यम से आप सीपीयू रिवॉल्व कर पाएँ, पावर आईसी रिवॉल्व कर पाएँ। और वो ट्रेनिंग जो है वो इस तरीके से होगी कि मतलब उसमें जो एडवांस लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनका टाइम बर्बाद ना हो, उन पे इफेक्ट ना आ रहा है। ये सारी चीज़ें अलग से एक्स्ट्रा क्लास दी जाएँगी आपको। जिनको सीखना है वो अपना टाइम निकालेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 40 दिनों का क्लास रखा जाता है, लेकिन पढ़ते-पढ़ते 50 से 60 दिन बीत जाते हैं। आराम से 2 महीने पास हो जाते हैं हमारे। तो बहुत कुछ नया है। बाकी अगर थ्योरी की बात कर लें यहाँ पे, तो थ्योरी में एक बार मैं पहले दोहरा दूँ कि हमारा सिलेबस क्या है। बेसिक कंपोनेंट्स की डीप नॉलेज सिमुलेशन के साथ में, और इस बार प्रैक्टिकल भी जोड़ा गया जो इस पे नहीं लिखा हुआ है, वो आपको मिलने वाली। बेसिक कंपोनेंट्स कौन-कौन से पढ़ने वाले हैं इनकी बात कर लें, तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हम कौन-कौन से कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। ये कंपोनेंट जो हैं 6 टाइप के, 6 टाइप के कंपोनेंट: रजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, क्रिस्टल और मॉसफेट। अभी कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि ये बाकी के कंपोनेंट्स तो हमें मदरबोर्ड में मिलते हैं, लेकिन मॉसफेट तो आईसी के अंदर मर्ज हो गया है, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है कि नहीं है? काफी सारे लोग नए होंगे यहाँ पे और आज तक यही जानते हैं कि मॉसफेट कहाँ है। वो तो आईसी के अंदर लगा दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। पहले 1-2 दिख जाते थे, अब तो वो भी नहीं दिखते लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो आईसी के अंदर है, तो उसका इनेबल डिसेबल जानना पड़ेगा। आईसी के अंदर लगा है, हमें पता है, लेकिन लगा है तो कौन सा मॉसफेट लगा दिया गया वहां पे। अब ये पता हो जाए कौन सा मॉसफेट लगाया गया है, तो ये भी पता हो जाएगा कि उसका ऑन करने का तरीका, ऑफ करने का तरीका कौन सा होगा, उसका इनेबल वोल्टेज, डिसेबल वोल्टेज कौन सा होगा। ये सारी चीजें जाननी चाहिए। जब ये जानोगे तभी आप रिपेयर कर पाओगे। एक नॉर्मल सी चार्जिंग आईसी होती है, लोग ये तो जानते हैं कि जब वो फेक चार्जिंग पे जाती है या नॉट चार्जिंग शो पे जाती है, वो शो नहीं कर रही है, उस कंडीशन में वो चार्जिंग आईसी चली जाती है, तो उसका एनेबल वोल्टेज ही नहीं ढूंढ पाते हैं कि एनेबल वोल्टेज कौन सा आएगा। क्या उसको परमानेंट ग्राउंड से अटैच करके ऑन कर दिया गया है, क्या उस आईसी को परमानेंट किसी वोल्टेज से बंद किया गया है और जब सीपीयू यानी कि आपका एसओसी चाहेगा तब चालू बंद करेगा। इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको मॉसफेट आना चाहिए। जैसे कि एक बहुत बार रिपेयर किया होगा आप लोगों ने, ये बोर्नियो दिख रहा है, बोर्नियो की स्क्रीन दिख रही है, बोल दीजिए। जी 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 जी। देखो बोर्नियो में आपको मैं दिखाता हूँ एक, जैसे 9A का स्कीमेटिक है, या चलिए 9A का स्कीमेटिक ओपन करता हूँ, अगर इसका लेआउट है तो। बिटमैप है, बिटमैप से समझाता हूँ। यहाँ पे 9A में लगी होती है BQIC, ये आपकी BQIC है। रेडमी A3 में भी लगी होती है, A2 में, A1 में ऐसे लग के आती है BQIC। जो इसका 9 नंबर पिन होता है, वो उस पे एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के पुल डाउन करा दिया जाता है।
पुल अप पुल डाउन जिन लोगों को नहीं पता है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे। पुल डाउन करा दिया जाता है ताकि ये आईसी हमेशा के लिए ऑन रहे, सॉरी हाँ ऑन रहे। लेकिन जब जो है सीपीयू चाहेगा, आपका जो मास्टर है एसओसी सिस्टम ऑन चिप, वो चिपसेट जब चाहेगा तब इस आईसी को बंद करेगा। जब आप चार्जर लगाते हो तो परमानेंट चार्जिंग जो है वो ऑन मिलती है आपको, इसलिए कि जब भी चार्जर लगाओ इस आईसी को किसी से परमिशन ना मांगनी पड़े, ये अपने आप ऑन हो जाए। लेकिन जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है ना, तो आपका जो सिस्टम ऑन चिप लगा हुआ है वो जाके इसको बंद करता है। सेम आईसी यही मॉडल आपका रेडमी A13 में लगा हुआ है। अब A13 में क्या होता है, वही 9 नंबर की पिन जो परमानेंट ऑन रहती है उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। A12 में हमेशा के लिए जो मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है उस जगह पे इसी आईसी को हमेशा के लिए उसका 9 नंबर का पिन बंद करके रखा जाता है। वहां पे पुल अप रजिस्टर लगा करके वोल्टेज डाला जाता है ताकि वो बंद रहे, और जब चाहे तब एसओसी उसको ऑन करे, यानी कि जो चिपसेट लगा है सीपीयू लगा है वो उसको ऑन करे। तो अगर ये आपको मॉसफेट ना आएगा, अगर बेसिक कंपोनेंट्स की जानकारी नहीं रहेगी, तो आप यही नहीं पता लगा पाओगे कि इसका 9 नंबर पिन, फिर कुछ लोग क्या करते हैं उसको ग्राउंड से अटैच कर देते हैं, फोन डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उधर पुल अप रहता है, इधर पुल डाउन करा दे रहे हो आप, और वहां पुल डाउन कराने का काम यानी जो लॉजिक को चेंज करने का काम करता है वो सीपीयू करता है। आप मैनुअली नहीं कर सकते हो उसको, पूरा सर्किट बदलना पड़ेगा आपको। अगर लेकिन आपको नॉलेज है कि पुल अप से चलेगी कि पुल डाउन से चलेगी, तो आप 100% सर्किट को रिपेयर कर पाओगे। ये होता है मॉसफेट। मॉसफेट आएगा तो आप आईसी को समझोगे, मॉसफेट नहीं आया ना तो आईसी के लॉजिक को नहीं समझ पाओगे, उस पे ये नहीं समझ पाओगे कि वोल्टेज कौन सा आना चाहिए तब ऑन होगी और कौन सा वोल्टेज नहीं आना चाहिए तब वो ऑफ होगी। ये सारी चीजें मॉसफेट से होती हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है जिसमें हम सबसे ज्यादा भूमिका देते हैं, सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाला जो कंपोनेंट होता है वो मॉसफेट होता है। तो सबसे ज्यादा उसी को समझते हैं डीप लेवल पे, सर्किट बना बना के हम लोग आप लोगों को समझाते हैं। अभी इस सिलेबस में जैसे आई चार्जर और डीसी मशीन की रीडिंग को ऐड किया गया है इस सिलेबस में। काफी लोगों का कहना है कि सर बूट सीक्वेंस बहुत कम समझ में आता है, थोड़ा आई चार्जर थोड़ी सी डीसी मशीन की रीडिंग को भी यहाँ पे ऐड करो ताकि हम फास्ट वे में समझ पाए कि काम कहाँ करना है। तो आपकी जरूरत के हिसाब से हमने इस चीज को ऐड किया है। लेकिन फिर से बोलूंगा कि पढ़ना हमेशा बूट सीक्वेंस है, क्योंकि जो आपका चिपसेट होता है ना वो अपनी रीडिंग को बदल लेता है, अपनी अपनी रीडिंग को बदल देता है। जैसे मीडियाटेक में आपके डीसी मशीन रीडिंग में कुछ बदलाव करेगी, आई चार्जर रीडिंग में बदलाव कर सकता है। तो चिपसेट के हिसाब से डीसी मशीन और आई चार्जर की रीडिंग बदलेगी। तो ऐसे में हमेशा आपको पढ़ना क्या है, बूट सीक्वेंस पढ़ना है। ये सारी चीजें हमने ऐड की हैं। फिलहाल आपकी जरूरत के हिसाब से हमने डीसी रीडिंग और आई चार्जर की रीडिंग को ऐड किया है, जो आपको बाई प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। वो डीसी मशीन भी दिखेगी और हैंडसेट में ऑन करके फॉल्ट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि अगर ये फॉल्ट आएगा तो रीडिंग ऐसे चली जाएगी। ये सारी चीजें अगर सीखने को मिलेंगी तो बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा सा फीडबैक भी दे दीजिए। जो नए लोग सुन रहे हैं वो अपना अपना फीडबैक दे दें। जी सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। सर ठीक है। बहुत बढ़िया रहेगा सर। सर बहुत बढ़िया रहेगा सर। थैंक यू। अब यहीं पे बात करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी तक हमने जो है नई चीजें क्या है, बाकी तो आपने देखा होगा, सिलेबस चेक किया होगा। बोर्नियो स्कीमेटिक सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है, काफी लोगों को अच्छे से चलाना ही नहीं आता। आप लोग जो चला पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन, ठीक है। बोर्नियो अगर पूरा चलाना आ गया, अगर यहाँ पे मैं बात करूं ALDO DLDO ऐसे करके लिखा हुआ है, सभी लोगों को इनका फुल फॉर्म भी ना मालूम होगा, ठीक है। अगर ये VREF लिखा हुआ है तो हमारे सर्किट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे
यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, ये एलडीओ सेक्शन है, उनके फुल फॉर्म क्या है, अगर फुल फॉर्म पता है तो उन लाइनों का काम भी पता चल जाएगा। वोल्टेज क्या है, जीआर क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको आ जाएंगे तो आप सर्किट को आसानी से रिपेयर कर पाओगे। सब कुछ बोर्नियो का जिस दिन आ गया उस दिन आप किसी के स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद से टीचर बन जाएंगे और दूसरों को भी टीच करना शुरू कर देंगे। तो बोर्नियो की हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बोर्नियो से ही फॉल्ट को फाइंड किया जा सकता है। अगर बोर्नियो नहीं होगा तो जैसे एक इंसान होता है, उसकी आंखें नहीं है तो फिर वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा, सेम वैसे ही कंडीशन हमारी हो जाएगी अगर बोर्नियो हटा दिया जाए। आप अंधे जैसे आप हो जाएंगे, आपका जो बिहेव होगा, जो आपके साथ एक्शन होगा, वो जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है वैसे आप हो जाओगे। तो बोर्नियो से बड़ी आसानी से फॉल्ट को फाइंड किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको बोर्नियो चलाना आना चाहिए। तो बोर्नियो की पूरी डीप नॉलेज, मदरबोर्ड के हर एक सेक्शन की डीप नॉलेज हम देते हैं अपनी क्लासेस में। एक एक लाइन का मतलब समझाते हैं, उस लाइन का वोल्टेज बताते हैं और वो लाइन का वोल्टेज कब बनेगा, ऑन होने के बाद बनेगा या ऑन होने के लिए बनेगा, वो बूट सीक्वेंस का हिस्सा है कि नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल डीप नॉलेज में बिल्कुल डीप में समझाई जाती हैं। जिन लोगों को डीप पढ़ना है कि मुझे डीप नॉलेज चाहिए तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उनको 100% डीप नॉलेज मिलेगी। हमेशा मेरे पास कॉल आती रहती हैं, लोग एक ही बात पूछते हैं, सर सीपीयू कर लेता हूँ, पावर आईसी चेंज कर लेता हूँ, सीपीयू रिवॉल्व कर लेता हूँ, ईएमएमसी उठा लेता हूँ, रिवॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये करने के बाद फिर नहीं पता चलता है कि अब क्या करें। आती है आप लोगों के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स? जी। होती है सर कभी कभी। हम्म वो उसका रीजन जानते हैं? उसका रीजन ये है कि आपको बूट सीक्वेंस नहीं आता। वो सीक्वेंस अगर आता तो आप आसानी से फॉल्ट को फाइंड कर सकते थे। तो जो हमारा सिलेबस चलेगा, जिस दिन आपको स्कीमेटिक चलाना और स्कीमेटिक से फॉल्ट को फाइंड करना आ गया, उस दिन फिर आप ये नहीं बोलोगे कि पावर रिवॉल्व कर लिया, सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, अब क्या करें। आप 100% फॉल्ट को ढूंढ पाएंगे। शर्त ये है कि हो सकता है उस टाइम पे आपका सीपीयू शॉर्ट मिले या ईएमएमसी शॉर्ट मिले, या जो सीपीयू शॉर्ट है वो अवेलेबल नहीं है या फिर वो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन एक तसल्ली तो रहेगी कि हमने फॉल्ट को ढूंढ लिया है। अगर ये चीज मैं वापस कर रहा हूँ कस्टमर को तो वो फिर नहीं बनेगा। उसको आप बेहिचक बोल सकते हो कि भाई ले जा, अब ये फोन नहीं बनेगा। ऐसे में कंफ्यूजन रहता है, यार मैंने वापस कर दिया, कोई जानने वाला पहचानने वाला उसको रिपेयर कर देगा, कोई दूसरा उसको रिपेयर कर देगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। ये सारी चीजें सब लोगों के सामने आती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? तो जी सर, आती है हाँ, सर। तो यही हम पढ़ेंगे कि फॉल्ट को कैसे फाइंड करना है, ताकि फोन ना भी रिपेयर हो जाए तो कम से कम ये तो पता चले कि आखिर आखिर वो कौन सा फॉल्ट था जो मैं रिपेयर नहीं कर पाया। मेरे पास वो सामान नहीं है, होती तो रिपेयर हो जाता। ठीक है, बोर्नियो पूरा चलाना आएगा, आप 100% सीख पाएंगे। चिपसेट कौन कौन से पढ़ने हैं, अब ये सवाल आता है कि कौन कौन से चिपसेट आपको पढ़ाए, आप पढ़ाएंगे कौन कौन से। सर बोलते हैं ना कितनी पावर आईसी पढ़ाएंगे, अरे कितनी पावर आईसी नहीं पढ़नी है। अगर मीडिया टेक का एक पावर आईसी पूरा आ जाए, उसकी हर एक लाइन का मतलब समझ में आ जाए। सबसे ज्यादा मार्केट में कौन सी आईसी दौड़ रही है? MT6357, 6357, MRV, CRV और V। और फिर अब 5G में अगर मीडिया टेक की बात करें तो 6365, 6365 आती है कि नहीं, VPW, जो जी सर। जो 3 पावर आईसी का चिपसेट है। तो यही जो है मार्केट में सबसे ज्यादा आ रही है। और दोनों का अगर आप चेक करेंगे
अगर संयोगवश चीजें अच्छी लगी तो अगर आप क्लास में आओगे तो देखोगे कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सिंगल पावर आईसी समझ जाएंगे तो आप 4 पावर आईसी का हैंडसेट भी उसके भी सीक्वेंस को समझ पाएंगे कि एक आईसी और मिलके 4 आईसी क्या कर रहे हैं। लोड को बढ़ाया गया है, बस यही चीजें आपको सीखनी है कि किस तरीके से हमें सिंगल को डायग्नोस करना है, फाइंड करना है फॉल्ट को, और किस तरीके से 4 पावर आईसी वाले हैंडसेट को डायग्नोस करना है। फिर भी 4 टाइप के चिपसेट मार्केट में है। एक है मीडियाटेक, क्वालकॉम, एक्सिनोस और एसपीडी। इन चारों की एक एक दो दो पावर आईसी आपको पढ़ाई जाएगी। ये तरीका बताया जाएगा कि कोई भी चिपसेट है उसमें किस तरीके से बोर्नियो की हेल्प से आप फॉल्ट को फाइंड कर पाएंगे। मदरबोर्ड के सारे सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, जितने भी सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन की डीप नॉलेज आपको मिलेगी। उसमें कुछ भी हम अधूरा छोड़ने वाले नहीं है। और एक एक लाइन को बताया जाएगा। जैसे कि 6 पिन की लाइट आईसी है तो वो 6 पिन क्या काम करती हैं वो पूरा समझाया जाएगा। ऐसा करके हर एक सेक्शन को बारीकी से समझेंगे। जैसे आप बोलते हो, जैसे मैंने बोला सिंगल पावर आईसी समझना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए डुअल चार्जिंग आईसी, डुअल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी, 4 पावर आईसी और 9 पावर आईसी हमने सैमसंग S24 अल्ट्रा को ऐड किया है कि अगर जरूरत पड़े लाइफ में तो कम से कम उस बड़े चिपसेट को भी समझ पाए, उस बड़ी चिप को भी समझ पाए जिसमें 9 पावर आईसी लगाई गई हैं, और आखिर वो 9 पावर आईसी कैसे मिलके काम करती हैं ये हमें आना चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपडेट है रहना पड़ेगा, इसीलिए हमने इस बारी इसको ऐड किया है। 4G और 5G के डेड बूट सीक्वेंस को समझना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, 4G में क्या था और 5G में नया क्या लगाया गया है, जो लोग बोलते हैं बड़ा मुश्किल है, रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज्यादा तो फंसते हो आप लोग नेटवर्क सेक्शन में। नेटवर्क सेक्शन में जाते हैं, ईमानदारी से सब लोग बताना, क्या आज भी आपको 4G फोन का नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करना आता है? जो लोग एडवांस पे काम कर रहे हैं, नए पर्सन जो हैं वो रिप्लाई करें, जिन्होंने आज तक मुझसे क्लास नहीं ली है। नहीं सर। ज्यादा हो जाता है लेकिन कुछ से हाँ, नहीं होता है ना। उसका रीजन वो ये बहुत है से कि उसका रीजन ये है ना कि आप हेलो लोगों को, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे वो जैसे नोट 11 5G सेट था, मैंने CPU में सब कुछ हम्म चेक किया, चेंज भी किया था हम्म इंडिकेट जैसे, फिर हम्म भी वो रेडी ऑफ नहीं हुआ। हम्म एक्टिव आईसी जब जब जहाँ गए डाटा क्लॉक लगे तो हम्म सर फिर भी वो रेडी ऑफ ही था, हम्म, ऑन ही नहीं हुआ रेडियो। हाँ, वो हाँ इसलिए सर नहीं रेडियो बन पा रहा। नहीं बन हेलो पा रहा ना, नहीं बन पा रहा, वो इसलिए सर, नहीं बन पा एक रहा है। प्रॉब्लम थी सर। हाँ मैंने बोलिए। ये हम्म, मेरे पास कल ही था Y15S MT हाँ के चिपसेट लगा था उसमें। हाँ तो उसमें नो सर वाटर डैमेज था, नो सर्विस पे था उसकी। मैंने MT की मतलब पावर आईसी भी रिवोल्व किया और हम्म नेटवर्क सेक्शन की भी आईसी रिवोल्व की। वो हम्म इमरजेंसी कॉल पे जाके जैसे सिम डालते नो सर्विस पे चला जा रहा था सर। हम्म उसकी जो 2G पी थी वहां से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी सर, कुछ हुआ ही नहीं, वो ऐसे ही दे दिया फिर। देखिए, नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर करने के लिए पहले एक चीज समझनी जरूरी है। वो समझना ये है कि जब हम कोई कॉल करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, या कोई रिसीविंग या ट्रांसमिशन हमारे फोन में होता है, तो हमारे नेटवर्क सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स कब एक्टिव होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, एक बार मैं नेटवर्क सेक्शन को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये नेटवर्क सेक्शन है। हमेशा देखोगे जैसे यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। एक छोटे से सर्किट की बात करता हूँ, फिर आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि आप डेली बेसिस पे किस चीज को मिस कर रहे हैं। यहाँ ये एंटीना वायर लगता है, आप सभी लोगों को पता है, आरएफ केबल लगाया जाता है। इसके बाद कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हैं,
जैसे कि एक ये कंपोनेंट लगा है, एक रजिस्टर लगा है, एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक क्वाइल ग्राउंड से जोड़ी गई है, रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, कैपेसिटर भी सीरीज में लगा हुआ है, 3 कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, क्या कोई बता सकता है कि ये क्या सर्किट बनाया गया? यहाँ क्वाइल जो लगी है, इंडक्टर जो लगा हुआ है, ग्राउंड से जोड़ा गया। आपने अधिकतर देखा होगा कि मदरबोर्ड में जो क्वाइल लगाई गई है जगह जगह पे, चाहे वो बक सर्किट हो चाहे बूस्ट सर्किट हो, क्वाइल तो सीरीज में लगी हुई है। लेकिन नेटवर्क सेक्शन में एक छोटा सा क्वाइल, छोटा सा इंडक्टर जो है वो ग्राउंड से जोड़ा गया। तो इसका रीजन क्या है? ये कैसा सर्किट है, पता है आप लोगों को? किसी को सर पता हो? सर 1.8 में 2.8 वोल्ट आता है। नहीं, मैं एंटीना की बात कर रहा हूँ। एंटीना के पास 3 कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, क्वाइल जो है ग्राउंड से जोड़ दी जाती है, वहां पे कोई वोल्टेज नहीं रहता, रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है और आपका कैपेसिटर भी सीरीज में लगा हुआ है। वो एक तरीके का फिल्टर बनाया गया, फिल्टर नाम सुना होगा, तो वो अधिकतर वीडियोस में देखा तो वो होगा। फिल्टर और हम्म सर हम्म वो फिल्टर और उसके जो लाइन में जो लाइन की जो फ्रीक्वेंसी रहे तो वो स्टेबल रहे और साफ आए इसलिए लगाई गई है। हाँ, वो आपने सुना होगा कि 4 टाइप के फिल्टर होते हैं, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर। ऐसे करके मदरबोर्ड में जितने भी एनालॉग सिग्नल आते हैं, जितने भी रेडियो वेव्स आते हैं, जितनी भी तरंगे आती हैं, अलग अलग टाइप की होती है और सबको फिल्टर करने के लिए इस टाइप के फिल्टर लगाए जाते हैं। लोग मल्टीमीटर से चेक करते हैं ना, क्वाइल उनको शॉर्ट मिलती है, वो देखते हैं तो कहते हैं ये तो शॉर्ट कर गई, इस पे बजर नहीं आना चाहिए, हमें तो यही सिखाया गया है कि जो भी कंपोनेंट दोनों साइड से बजर दे वो खराब हो गया, उखाड़ के फेंक देते हैं। आपने उसकी समस्या को और बढ़ा दिया है, ठीक नहीं किया है। आपने नेटवर्क रिपेयर करने गए थे आप, तो आपने क्या किया, एक कंपोनेंट को तोड़ दिया जो कि सही डायरेक्शन में सही जगह पे सही काम कर रहा था, उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे में आपको लगा कि वो शॉर्ट था, मैंने शॉर्टिंग रिमूव कर दी, आपने उस सर्किट में समस्या और बड़ी कर दी और बढ़ा दिया। जब भी आपका नेटवर्क आएगा ना, आप रिपेयर भी कर पाओगे तो वीक सिग्नल रहेगा, कमजोर सिग्नल रहेगा, क्योंकि आपने एक फिल्टर को छेड़ दिया, खराब कर दिया। यही सारी चीजें ईमानदारी से बताना, क्या आपको 4 टाइप के फिल्टर आते हैं? आते हैं किसी को? नहीं सर नहीं नहीं सर, आता। नहीं सर। नहीं सर। तो जब वो खाली फिल्टर नहीं आएंगे तो आप नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर नहीं कर पाओगे। मैं खाली अभी फिल्टर की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की, जो शुरुआत में ही मिल जाता है। बाकी तो इस नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, पूरा नेटवर्क सेक्शन भरा पड़ा है कंपोनेंट से। ये एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ, कंपोनेंट लगा हुआ, क्या किसी को पता है ये कौन सा कंपोनेंट है? पता भी होगा, नए पर्सन जो नए लोग हैं उनको पता है ये कौन सा कंपोनेंट है? आइडिया है किसी को? सर कैपेसिटर है सर। नहीं नहीं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 1 2 3 नहीं 4 सर 4। वो आईसी सर नहीं पता सर। हाँ, आईसी। अब सोचो इस आईसी को आप नहीं जानते हो, ठीक है। ये आईसी होती है DRX, सुना होगा आप लोगों ने, डाइवर्सिटी आईसी। हमारे फोन में 2 एंटीना होते हैं, 4G फोन की बात कर रहा हूँ। 5G फोन में तो 8 से 10 एंटीना होते हैं, लेकिन 4G फोन में 2 एंटीना होते हैं। एक नीचे RF केबल के साथ नीचे चार्जिंग बोर्ड पे जाता है कि नहीं जाता है, एक मेन एंटीना, और दूसरा जो है ऊपर मदरबोर्ड में रह जाता है। यहाँ पे देखोगे हमेशा ये पिन आपको देखने को मिलती हैं। इन पिन की इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं पता है, और ये पिने, ये एंटीना जुड़ा होता है इस छोटी सी आईसी के साथ जो कि DRX होता है। DRX फॉल्टी होगा तो किस तरीके के फॉल्ट आएंगे? आपका फोन फिर भी लो सिग्नल मोड में रहेगा अगर ये खराब हो गया। अगर ये खराब हो गया तो आप हाई स्पीड में इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट आप 4G का यूज नहीं कर पाएंगे अगर ये फॉल्टी हो गया तो। अगर ये फॉल्टी हो गया तो कॉल लगेगी और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
ऐसे ऐसे करके इस कंपोनेंट के खराब होने से, इस पार्ट के खराब होने से, इस आईसी के खराब होने से फॉल्ट आते हैं। अभी ये खाली शुरुआत है। आप सोचो नेटवर्क सेक्शन कितना बड़ा है। तो इसीलिए अगर 5G को सीखना चाहते हो तो पहले 4G आना चाहिए। 4G आएगा तभी आप नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर कर पाओगे। ये हम पढ़ाते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में कौन सी आईसी क्या काम करती है, जब वो खराब हो जाएगी तो उसमें उसके खराब होने से कौन से फॉल्ट आएंगे। ये सारी चीजें नेटवर्क सेक्शन में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। आगे बात कर लें। यहाँ तक जैसे मैंने बताया कि 4G और 5G में क्या डिफरेंस है, उसका डेड बूट रिपेयर करना कैसे करेंगे, उसके नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद डीएसओ की बात कर ले। लोग बोलते हैं डीएसओ की जरूरत नहीं है हमारे फोन में। क्या नेटवर्क सेक्शन में आप लोगों ने एक डेटा और एक क्लॉक्स प्रोटोकॉल की लाइन को सुना होगा, RFFE, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। और आपने I2C को भी सुना होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, 2 लाइनें वहां भी होती है, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। और आपका नेटवर्क सेक्शन में भी 2 लाइनें होती है, एक सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो I2C की लाइन होती है उस पे आप मल्टीमीटर से उसको आप चेक कर सकते हो, उस पे डीएसओ की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पे एक वोल्टेज बनता है 1.8 का। वो मिल गया तो हम मान लेते हैं कि हमारी I2C की लाइन काम कर रही है, प्रोटोकॉल्स चल रहा है। बिना प्रोटोकॉल के हमारी कोई भी सर्किट काम नहीं करेगी, क्योंकि सीपीयू जो सिस्टम ऑन चिप है उन्हीं लाइनों से आईसी को मॉनिटर करता है, रीड करता है, राइट करता है। ये सारे काम सीपीयू करता है। कौन सी प्रोटोकॉल, I2C, SPI, ऐसे प्रोटोकॉल्स की लाइन होती है। लेकिन जब नेटवर्क सेक्शन की बारी आती है तो वहां पे RFFE प्रोटोकॉल चलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो I2C होता है उस पर डिजिटल सिग्नल रहता है, और जो RFFE होता है उसमें एनालॉग सिग्नल चलता है। मतलब उस पे एक टाइप की फ्रीक्वेंसी आती जाती है, उस पे कोई पुल अप वोल्टेज नहीं होता है। आप मल्टीमीटर से उन लाइंस को नहीं चेक कर सकते। उनको चेक करने का एक ही तरीका है, वो है डीएसओ। डीएसओ पे पैकेट चेक किया जाता है कि क्या पैकेट बन रहा है, अगर डेटा काम कर रहा है, अगर क्लॉक काम कर रही है आपकी, तो वहां पे पैकेट बनेगा। मीपी की लाइन डिस्प्ले नहीं आता है तो क्या चेक करते हैं आप लोग, किसी को आइडिया है? नए पर्सन जो अभी जिन्होंने आज तक हमसे क्लास नहीं लिया, किसी को पता है कि अगर जो है ग्राफिक नहीं आता है तो क्या चेक करते हैं आप लोग? ग्राफिक नहीं आने पे MIPI लाइन में लाइन जो और कॉइल लगे हाँ वहीं तक चेक करते हैं हम, तो वहीं तक सुने से। हाँ, PSP MIPI और की लाइंस को, GSM। हाँ MIPI की लाइंस को चेक करते हैं। ग्राफिक आईसी अगर वोल्टेज बना रही है तो उसको ओके मान लेते हैं, MIPI को चेक करते हैं। लेकिन जी भैया। आपके सामने जैसे एक A5 मॉडल है हमारा, A5 मॉडल आता है तो उस पे डिस्प्ले बाहर निकाल लो, और निकालने के बाद जो है उस पे कोई भी खाली GR ले पाते हो, कोई भी MIPI की लाइन एक्टिव नहीं होती है जब तक डिस्प्ले नहीं लगाते। बहुत से ऐसे हैंडसेट हैं, बहुत से ऐसे सेक्शन होते हैं जिनमें हम GR लेके काम करते हैं। हमें ये पता रहता है कि जितनी मीपी की 10 लाइन है सबका सेम GR आना चाहिए। GR मिल गया तो हमारा CPU से कनेक्टिविटी ओके है, लाइन ओके है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि GR आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो लाइन एक्टिव होगी। ग्राफिक आईसी में 2 इनपुट आते हैं, 2 इनेबल आते हैं सीपीयू से, दोनों पे 1.8 रहता है। लेकिन ये पक्का नहीं है कि जब भी फोन ऑन करेंगे तो दोनों एनेबल्स पे वोल्टेज आएंगे, दोनों एनेबल एक्टिव रहेंगे। हम GR चेक करते हैं, GR हमें मिलता है, लेकिन 1.8 का वोल्टेज नहीं मिलता है जब एक्टिव होता है। लाइट आईसी पे एनोड की लाइन पे GR मिल जाए 500 से 600, लेकिन क्या ये श्योर है, 100% है कि फोन ऑन होगा तो उस पे लाइट आएगी? GR तो हमें मिल गया, आती है क्या? फिर भी नहीं आती ना। तो
हाँ ये चेक करना पड़ेगा। अब एनोड की लाइन पे हमने जीआर ले लिया, बाकी बूस्टिंग चेक कर ली कि बूस्टिंग होगी कि नहीं होगी, सर्किट को चेक कर लिया, वहां पे डीएसओ की जरूरत कम है, स्विचिंग को चेक करना पड़ता है, बस पीडब्ल्यूएम को चेक करना पड़ता है बस। फिर भी हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन एमआई पीआई पे क्या कोई वोल्टेज आता है क्या? नहीं। वहां पे जरूरत पड़ती है डीएसओ की, वहां पे जरूरत पड़ती है डीएसओ की। बिना डीएसओ के आप नहीं चेक कर सकते। ठीक उसी तरीके से जो आरएफएफई क्लॉक और डेटा होता है, वहां चेक करने के लिए जरूरत पड़ती है डीएसओ की। डीएसओ नहीं है तो आप आरएफएफई क्लॉक्स और डेटा को नहीं चेक कर पाएंगे। तो डीएसओ लेंगे तो उसको सीखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्लासेस चलेंगे इस बार, वो सारे प्रैक्टिकल के साथ चलेंगे। डीएसओ से कैसे चेक करना है वो सारी चीजें हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे आरएफएफई पे कैसा पैकेट बनता है। हमने बता तो दिया कि पैकेट बनता है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि डीएसओ पे क्या सेटिंग करनी चाहिए और किस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो वो आपको पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा बाई प्रैक्टिकल। एक चीज और ऐड की है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि ये डेमो है, डेमो में कोई फॉल्ट डायग्नोस नहीं करना है इस बार। हम यही बताएंगे कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है आपको। इस बार सीपीयू को, सिस्टम ऑन चिप को ऐड किया जा रहा है, जो मदरबोर्ड में आपका एसओसी लगा हुआ है, जो पूरे मदरबोर्ड का राजा है, ठीक है, उसको सीखना है। ये आपके पूरे मदरबोर्ड का राजा है, किंग है एसओसी। इसके अंदर जितने भी सेक्शन लगे हुए हैं, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको किस नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? सीपीयू फिर एसओसी। एसओसी, ठीक है। अभी बहुत कम लोग हैं जो एसओसी जानते हो, अपने डेली बेसिस पे इसको सीपीयू ही बुलाते हैं। लेकिन सीपीयू इसके अंदर एक लगाया गया हिस्सा है, छोटा सा डिपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ऐसे जैसा सीपीयू है ना, सीपीयू, जीपीयू, एनपीयू, और बहुत से सेक्शन इसके अंदर ऐड किए गए हैं। जीपीयू, जीपीआईओ, आपका ग्राफिक के लिए मीपी, आपका कैमरा के लिए सीएसआई, डीएसआई, ये सारी चीजें इसके अंदर इंटीग्रेट है। नेटवर्क सेक्शन में जैसे बेस बैंड प्रोसेसर, मॉडम, ये सब क्या है, हमें इसको जानना है। तब जब ये चीजें जान पाओगे ना कि आखिर मॉडम सेक्शन है, तो मॉडम सेक्शन में होता क्या है, वो किस लिए लगाया गया है। नेटवर्क नहीं आ रहा है तो क्या हमारे मॉडम सेक्शन में क्या चीज जिम्मेदार हो सकती है? हमारी जो आरएफ आईसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी है, वो सीपीयू के कौन से हिस्से से बातचीत करती है, कौन से हिस्से से उसको डेटा मिलता है, और कैसा डेटा मिलता है, डिजिटल मिलता है कि एनालॉग मिलता है, क्या फ्रीक्वेंसी आती जाती है कि वोल्टेज आते जाते हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो 3 से 4 दिनों का लगभग क्लास चलेगा इस बार, जिसमें स्पेशली आपको सीपीयू पढ़ाया जाएगा, सीपीयू की रिक्वायरमेंट बताई जाएगी। बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जिनको बूट सीक्वेंस आता है, वो देखेंगे कि सीपीयू का पीएस होल्ड, यानी एसओसी का पीएस होल्ड और वॉच डॉग आ रहा है, सारे वोल्टेज स्टेबल है, बक वोल्टेज, लेकिन फोन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। लगभग कहीं ना कहीं से आपने क्लास ली है, वहां पे ये एक चीज बताई गई है कि जब सीपीयू यानी वॉचडॉग दे दे, पीएस होल्ड दे दे, तो वो ओके है, फिर आपका सीपीयू ओके है, पावर आईसी ओके है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन जब ओके है तो फोन फिर भी ऑन नहीं हो रहा। हम एमएमसी की हेल्थ चेक कर रहे हैं, ओके है, बाकी चीजें चेक कर रहे हैं, वो ओके है, फिर फॉल्ट कहाँ से आया? तो वो फॉल्ट अभी भी सीपीयू में ही है। सीपीयू की रिक्वायरमेंट कहाँ तक पूरी की है आपने, ये आपको जानना है। तो जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, वो आप समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी रीबॉल भी कर देते हैं, बाहर लगा एक छोटा सा रजिस्टर खराब है, सीपीयू आपका डेड है, फिर भी वो आपको वॉच डॉग दे रहा है, पीएस होल्ड आपको दे रहा है, फिर भी फोन डेड है। आपको यही बताया गया कि पीएस होल्ड मिल गया, सीपीयू ओके है। पीएस होल्ड मीन्स सीपीयू ओके, ऐसा नहीं है। सीपीयू के अंदर, सिस्टम ऑन चिप के अंदर बहुत से सेक्शन है
जो चालू नहीं होंगे तो आपका फोन डेड रहेगा। वो 2 स्टेप में चालू होता है। एक पहला जो उसके अंदर का कंट्रोलर है वो ऑन हो जाएगा तो वो PS Gold या वॉच डॉग दे देगा आपको। दूसरा उसके अंदर और भी सेक्शन लगाए गए हैं जो सेकेंड स्टेप में चालू होते हैं, वो अगर ऑन नहीं हुए तो फोन आपका डेड रहेगा। यही चीज हमें पढ़नी है। ये डीप लेवल की नॉलेज है। हर तरीके से आपको सिखाया जाएगा। जो बहुत ज्यादा डीप पढ़ना चाहते हैं इस बार उनके लिए भी क्लासेस हैं। जो बेसिक लेवल पे जाना चाहते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक समझना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक नॉलेज है। यही इस बार क्लास में सिखाया जाएगा। तरीका कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, 2 मिनट उसके लिए बात कर लें। ये जिस जगह पे आप, जहां से आपको गूगल मीट का लिंक मिला है वहां पर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास पूरा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। आप कंफ्यूजन में हो कि पता नहीं पैसा बर्बाद हो जाए, तो आप 50% मुझे दीजिए। जब मजा आ जाए आप दूसरा इंस्टॉलमेंट भर दीजिए। तो आप इंस्टॉलमेंट में जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम 1300, सेकेंड टाइम 1300। पहले 1300 देंगे, आप बेहिचक 1 महीने तक पढ़ते रहे। सारा वीडियोस वेबसाइट पे रहेगा। यहीं पे कंटेंट में इस जगह पे आपको सारे वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ फ्री कंटेंट है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे पेड बेसिक कोर्स हमने अपलोड कर दिया है। जो लोग चाहें वो देखना शुरू कर सकते हैं, जिन्होंने क्लासेस ली हैं। जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करें। एक बार में 2500 भरना है, 2 बार में 2600 रुपए भरना है। फीस जो थी वो 3100 रुपए थी, अभी 2500 है 1-2 दिन तक। अगर आप बाद में डिसाइड करते हो तो फिर आपको 3100 रुपए ही पे करने हैं। आप इस प्लेटफॉर्म से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है। अगर आप इंडिया से हैं तो एप्लीकेशन चलाइए। बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपको वीडियोस मिलेंगे। वहां पे जो भी क्लासेस होंगी वो गूगल मीट पे होंगी। वीडियोस को डाउनलोड भी किया जा सकता है। बस यही प्रॉब्लम है कि आप अपने फोन से उसको बाहर किसी को शेयर नहीं कर सकते। आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, किसी के वाईफाई से जोड़ के आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। जब दिल करे आप देख सकते हैं। कोर्स की या क्लास की वैलिडिटी 1 साल है। 1 साल तक सारा वीडियोस आपके पास रहेगा। और कुछ इस बार PDF नोट जैसे कि बूट सीक्वेंस है वो आपको शेयर किया जाएगा कि जब फोन डेड रहे तो पावर आईसी के नीचे कौन कौन से पैड हैं जिनका आपको GR लेना है। पावर आईसी के बाहर कौन कौन से कैपेसिटर हैं जिन पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं। छोटे छोटे PDF या छोटे छोटे इमेजेस आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे DSO की सेटिंग है तो वो लिखित में मिलेगा आपको कि ऐसे ऐसे आपको सेट करना है वीडियो के अलावा। तो आज यहीं तक था। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज इसको एंड करें। किसी फॉल्ट का सलूशन नहीं देने आए थे, यही बताने आए थे कि आप पढ़ेंगे क्या क्या और हम क्या क्या पढ़ाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके गाइज। सर जी। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं साई कुमार बात कर रहा हूँ सर जी। सर ये अपना खाली सिंगल पावर आईसी के बताएंगे या डुअल और देखिए 3-4 पढ़ाएंगे सर? आपको सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल जो होगा वो सिंगल पावर आईसी तक ही होगा। आपको एक पावर आईसी डायग्नोस करना आ गया तो जब एक पढ़ाएंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ दूसरा वाला तो मैं खुद ही ढूंढ सकता हूँ। ओके, थैंक यू मुझे सर। मार्गदर्शन करना है, आपका सीखना आपको है, काम आपको करना है। जब एक पावर आईसी के हर एक पैड को आप जान जाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि सिंगल में और डबल में क्या है, डिफरेंसेस क्या है। बाकी थ्योरिकल नॉलेज तो चलेगा ही। 40 दिनों का क्लास है हमारा, तो वैसे ही समझ के चलना है कि 40 दिन सीखने हैं ना। हाँ सर जी, हाँ, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ जी। सकता है। ज्यादा दिन सिखा दोगे तो भी कोई फर्क टेंशन नहीं है सर। जी 40 दिन से ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई हाँ, टेंशन नहीं कोई है बोल रहे टेंशन सर। नहीं है। जैसे हर बार होता है ऐसा कि हम 40 दिन बोलते तो है। अभी पुराना जो बैच चालू हुआ था 5 मार्च को चालू हुआ था, खत्म अब हुआ है। आप सोच सकते हो कितना टाइम गया है। लेकिन
जो सिलेबस है 55 उससे दिन तो हाँ, जो सिलेबस है उससे ज्यादा ही देंगे आपको, कम नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते हमें भी बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, जब तक एंड नहीं हो हमें भी जाएगा। हाँ, जी हमें भी कभी मत करना। हाँ हाँ, हम पे भी कोई कभी मत करना बोल रहा हूँ। नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सबको पूरा सिखा के जाएंगे। ठीक है, जिन जिनको सर अगर आपका जो हाँ आपका सर सर हाँ आपका डेमो सुनने के बाद ना कॉन्फिडेंस का लेवल तो ज्यादा हो गया। अब हाँ, है मेरे ख्याल से आई विल बी ए गुड टेक्नीशियन सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। जिनको ज्वाइन करना है, मैं अभी वेबसाइट का लिंक आपके उसी ग्रुप पे दे दूंगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बिना टेंशन के आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसीलिए इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन दिया है कि पैसा नहीं है तो एक बार पे कर दीजिए, 1 महीने बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट भर दीजिए, ठीक है, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। और नहीं समझ में आ रहा तो फिर 1300 है आपका। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ 100% आप आएंगे जरूर, क्योंकि वो नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ तो काफी लोग हैं जो बार बार पढ़ते हैं और हर बार कुछ नया मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने नया क्या है वो सारा बता दिया कि ये चीजें नहीं है। कल से क्लास शुरू हो जाएगी, टाइम रहेगा सुबह 7:45 AM, 1 घंटे की क्लास रहेगी, 10 मिनट 15 मिनट आप कुछ पूछते हो वो आपको बताया जाएगा। दूसरा एक चीज और मैं बता दूं, एक नई चीज है, एक नया शामिल किया जा रहा है, सपोर्ट क्लास। ये हमारा दोपहर में 1 जून से शुरू होगा, दोपहर में 2 से 3 घंटे चलेगा। पर डे एक फोन का सोल्यूशन आप ले सकते हो। इसकी फीस है 1 महीने के लिए 500 रुपए, 500 रुपए आपको देने रहेंगे। डेली एक फोन का सोल्यूशन आप पूछ सकते हो, तरीका हम बताएंगे, काम आपको करना है। कोई फॉल्ट आया, आप कंफ्यूज हो कैसे रिपेयर करें, कहाँ से शुरू करें, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। डेली एक फॉल्ट का सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर 30 दिनों में एक भी फोन आपने रिपेयर कर लिया तो ये 500 आपका वसूल रहेगा, प्लस सीखने को भी मिलेगा कि चलो पता तो चल गया कि फॉल्ट कहाँ से था, है कि नहीं है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे 500 रुपए आप दे करके सपोर्ट क्लास में आ सकते हो। ठीक है गाइज, एंड करते हैं, बस इतना ही समय चाहिए था। जिनको ज्वाइन करना है वो इसी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। कब तक है ये टाइम सर? आज लास्ट डे है, कल से क्लासेस चालू हो जाएंगे। आप बीच में तो कभी भी आ सकते हो, लेकिन बीच में आने का क्या फायदा, शुरू से पढ़ना है, शुरू से ठीक है सारी चीजें साहब। जाननी है, ठीक है। कई बार पढ़ चुके हैं ठीक है तो इस बार भी पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है। मैंने बताया ना कि इस बार प्रैक्टिकल के साथ चीजें जोड़ी गई हैं, तो लगभग लगभग अगर मदरबोर्ड दिखाना है इस तो बार तो बहुत हाँ अलग है सर। हाँ अलग है। जैसे मदरबोर्ड दिखाना है तो जैसे ये मदरबोर्ड है, सीपीयू है आपका, यहाँ पे रैम लगा हुआ है। अगर ऐसे करके कोई मल्टीमीटर से लाइनों को चेक करना सिखा दे तो ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। VS2 IC बताई गई है कि VS2 होती है, ये लगी हुई है। अब इसके सारे पिन कैसे चेक करने हैं, अगर वो आ जाए तो फॉल्ट समझ में आएगा। यहाँ पे एक VA12 IC छोटी जी सी सर बहुत बढ़िया। 6 लेग की यहाँ पे लगी होती है, क्या काम करती है, इतनी छोटी सी IC की वजह से पूरा फोन बंद रहता है। यहाँ पे सील्ड काटते हैं तो ये रजिस्टर, इसकी वजह से कुछ चीज मिस हो जाती है, नेगेटिव मिस हो जाता है, आपका ग्राउंड टूट जाता है, इसकी वजह से पूरा फोन डेड रहता है। अगर कोई ऐसे करके बता दे तो हमें सीखना फिर आ जाएगा, काम करना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आप लोगों को। बस यही चीजें सीखनी है हमें। जी